डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 अध्याय में आपका स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं कि इनसे पीछे के जितने भी इस चैप्टर के प्रश्नावली थे, सारे प्रश्नावली के क्वेश्चंस और इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, इसमें एक नए मेथड के बारे में सीखेंगे कि इस मेथड से एक्स और वाई के मान किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं या ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वे कौन से विधि है। जैसे इससे पहले आपने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में समझा है, तो आज जो विधि हम लोग चर्चा करेंगे वह होगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसे अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो ये मेथड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड के अगर आप सवाल बनाने सीखते हैं तो आपके जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो बाकी जितने भी दो विधि जो आप सीखे हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उस मेथड पर भी आपका काफ़ी कमांड हो जाएंगे। इस मेथड जो सवाल एक्स और वाई के जो माने निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले इस मेथड में इक्वेशन आपको दिखता कैसे है वो देखिए। a1x जैसे बाकी की तरह इसमें भी देखेंगे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको मानते समीकरण फर्स्ट, इसको मानते समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, बाकी के दो मेथड जो थे उनमें से आपको दायां पक्ष 0 करना ये जरूरी नहीं था, लेकिन इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपका दायां साइड देख रहे हैं ना 0 करके रखे हुए हैं। आपको 0 करना एकदम जरूरी है। यदा कदाएं आपका गलती से एक्स और वाई के मान सही हो सकते हैं, लेकिन आपका सही हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 0 ना करें। आप 0 कर दें, उनके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 का माने निकाल करके रखें। तो जैसे आप जानते हैं कि a1 x और x दोनों सेम है। यहाँ पर जो y का मान होगा वही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो x का मान होगा वही यहाँ पर x का माने होंगे। तो इसमें x बराबर क्या होता है बीजगणित विधि में कि b पहले यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1 बाय में a1 b2 और a2 b1। ये आपका x बराबर फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले को समझाने के लिए हमारा 15 से 18 मिनट का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। उस पर डिटेल से इस फार्मूले पर हमने बात किए हैं और किस प्रकार से इन्हें आप स्मरण में रख सकते हैं, इनके ऊपर हम काफ़ी चर्चा किए थे। ये आपके x बराबर फार्मूले होते हैं। और उनके बाद y बराबर जो आपका होता है, जैसे यहाँ पर b के बाद क्या आते हैं c, तो यहाँ पर c1 होगा। c के बाद क्या आएंगे a, तो a2 हो जाएगा। और ये दोनों आपका निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 है तो यहाँ पर c2 लिखते हैं, यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर a1 लिखते हैं। नीचे में बस यही लिखेंगे, इतने ही लिखेंगे, a1 b2 घाटा a2 b1। ये आपका y बराबर फार्मूले होते हैं। ठीक है, दोनों के नीचे में सेम चीज़ ही होते हैं, याद रखें, बात को याद रखें। दोनों के नीचे में क्या होते हैं, सेम चीज़ ही होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऊपर में कैसे याद रखेंगे, b1 c2, b1 यहाँ पर है तो b के बाद क्या आता है c, तो यहाँ पर c1 हो जाएगा। और c2 यहाँ पर है, c के बाद क्या आएंगे a, क्योंकि a b c ये तीन चीज़ तो होते हैं, तो c के बाद फिर a जाएंगे, तो c2 तो यहाँ पर a2 डाल देंगे, सिंपल बात। और बाकी यहाँ पर देखिए c1 यहाँ पर रहेगा तो c2 हो जाएगा, घट जाएगा, a2 है तो a1 हो जाएगा, और नीचे का तो सेम टू सेम रहते ही रहते हैं।
तो x के इस तरह के माने होते हैं और y के इस तरह के होते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चंस क्या है देखिए, ये आपका 3.5 का अध्याय नंबर प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 नंबर पहली बार सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहे गए हैं और क्या निकालने हैं। आप भी हमारे साथ मैथमेटिक्स को निकाल के रखिए, इससे आपका समझ जो होगी बेहतर होगी और आप गणित को पढ़ने में रुचि भी लेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चंस क्या कहे हैं समझिए फिर से बात को। क्वेश्चन में कहे गए हैं कि आपको क्वेश्चंस दिए हैं नीचे में और कहे गए हैं कि इनमें से तीनों कंडीशन पहले पता कीजिए। आप तीनों कंडीशन कहने का मतलब हुआ कि जो शर्त आपको पिछले के 3.2 में इस पे काफ़ी डिस्कस और चर्चा किए गए हैं। 3.2 में इस शर्त को पर ही काफ़ी सवाल दिए गए हैं। उनमें काफ़ी इन शर्तों के बारे में बताया गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगे तो इसके हल की नेचर क्या होंगे, इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार के होंगे, है ना, इसके कितने हल हो सकते हैं, इस पे काफ़ी चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। तो अभी हम मोटा मोटी मान करके चलते हैं कि आपने वो वीडियो देखा है और जहाँ तक हो सके हम चर्चा यहाँ पर कर भी देंगे, उन बातों को क्लियर करते चलेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है 1 नंबर में x - 3y = 0। देखिए आपको इसमें दे ही दिए हैं, किताब में आपको बराबर 0 दे ही दिए हैं, ठीक है ना। 3x माइनस 3x है ना, यहाँ पर माइनस 9y माइनस 2 = 0 दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको देखिए क्वेश्चन में आपका दे ही दिए हुए हैं क्या, 0 बराबर करके दायां तरफ 0 आपको दे दिया गया है ना। तो आपको 0 करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर बराबर 0 दे दिया है क्वेश्चन में तो 0 आप नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए करना क्या है, आपको पहले चेक कर रहे हैं कि इसमें इसका हल किस प्रकार का होगा। तो देखिए जहां A1 का मान बताइए कितना हो जाएगा। x का जो समीकरण 1 में जो x के कोफिशिएंट होते हैं वे A1 होते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 लिखेंगे। अच्छा चलिए B1 का मान आपका कितना हो जाएगा, तो y के जो कोफिशिएंट होते हैं समीकरण 1 में तो वो -3 हो जाएंगे। अच्छा C1 का मान कितने हो जाएंगे आपका -3, आपका अचर पद -3 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 में A2 का x के कोफिशिएंट 3 हो जाएगा और B2 बराबर कितना हो जाएगा, y के कोफिशिएंट -9 हो जाएगा आपका, और C2 जो कितना हो जाएगा अचर पद -2 दे दिए। देखिए आपने ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया। अब करना क्या है कि आपको कंडीशन शर्त चेक करने हैं। क्या करने हैं, शर्त लगाने हैं। शर्त क्या हुआ है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पहले तीनों बराबर कर लेने हैं। और उनके बाद देखिए A1 का मान आपका कितना है, A1 का मान आपको देखिए कितना है 1 है, तो ऊपर में लिखिए 1। और A2 का मान कितने हैं 3, तो यहाँ पे लिखिए 3 बराबर B1 का मान देखिए कितना है -3 और B2 का मान कितना है -9 बराबर C1 का मान कितना है -3, C2 का मान कितना है -2। अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये 1/3 ही रहेगा। ये देखिए 3 माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 बराबर 1/3 देखिए आ गया है। बराबर देखिए माइनस कट जाएगा तो 3 क्या आ गया आपका 2 आ गया, जो कि ये दोनों के क्या बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये स्थिति आपका बन गया है। इस स्थिति में समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, मतलब x और y के हल या x और y के माने नहीं
निकाले जा सकते हैं, एक्स और वाई के माने नहीं निकाले जा सकते हैं। तो हम बोलेंगे प्राप्त शर्त के अनुसार, प्राप्त शर्त के अनुसार दी गई समीकरण में से x तथा y का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बस इतना लिख दिया मैंने, इसका आंसर यही हो गया। और किताब में जो कहे हैं कि यदि अद्वितीय हल होता तो बीजगणन विधि से ज्ञात करते हैं। इसमें अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है? अद्वितीय हल के लिए मात्र एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है हम लोग जब अद्वितीय के बारे में जानेंगे तब, फिर भी हम आपको यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। अद्वितीय के लिए क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये अद्वितीय हल के कंडीशन होती है, तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। या इसे एक और छोटी बातें लिखते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। तीनों बराबर नहीं है तो दो ठो बराबर लेकर के आप काम चला सकते हैं। ये कंडीशन यदि प्राप्त होता तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, जो कि किताब में आपका क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन आपको ये सिचुएशन तो प्राप्त हुआ नहीं। आपका क्या आ गया? दो ठो बराबर हुआ बराबर शुरू का, तीसरा बराबर नहीं हुआ। तो ये आपका कौन सा कंडीशन आ गया? इसका कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, प्राप्त शर्त के अनुसार दी गई समीकरण में से x तथा y का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप और लिखिए, लिखिए क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का A। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।